गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपनी पढ़ाई को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। आज की क्लास में हम कवर करेंगे भारत की शासन प्रणाली कितनी है, और संघात्मक लक्षण और एकात्मक शासन के गुण को बतावें, संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ इसके बारे में बताइए, और अगस्त प्रस्ताव किसे कहते हैं और इसको हम जानेंगे। ठीक है, इसके साथ ही हम यह भी जानेंगे कि एकात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं क्या होती है, लोकतंत्र कानून का शासन क्या होता है और इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, और विधायिका क्या होती है। ये सारा चीज हम आज कवर करेंगे। तो चलिए अपनी पढ़ाई को शुरुआत करते हैं और आप मेरे साथ बने रहिए। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि संघात्मक प्रणाली किसे कहते हैं। संघात्मक प्रणाली जो होती है वो किसे कहते हैं। तो संघात्मक प्रणाली की विशेषताएं अगर हम जान लेंगे तो ये हमको पता चल जाएगी कि संघात्मक प्रणाली हम कहते किसे हैं। तो इस प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्र का निर्माण राज्यों के समझौते का परिणाम होता है। कहने का मतलब है, इस प्रणाली के अंतर्गत राष्ट्र का जो निर्माण होगा वो राज्यों के समझौते का परिणाम होगा, यानी कि राज्य समझौता करेंगे और एक दूसरे से जुड़ेंगे तो एक राष्ट्र का निर्माण हो जाएगा। इसे ये संघात्मक प्रणाली की एक लक्षण होती है। दूसरा लक्षण होता है कि इसके अंतर्गत शक्तियों का विभाजन दो भागों में हो जाता है। एक होता है संघीय शक्ति और एक होता है राज्य की शक्ति। मतलब कि राज्य की अपनी अलग शक्ति रहेगी और संघ की अपनी अलग शक्ति रहेगी। इसके अंतर्गत दो प्रकार की नागरिकता नागरिक को मिलती है, एक संघीय नागरिकता और एक राज्य की नागरिकता। दो प्रकार की नागरिकता नागरिक को मिलेगी। इस प्रणाली के अंतर्गत राज्य अधिक स्वायत्त होते हैं, अर्थात कुछ मामले को छोड़कर अधिकांश मामलों में राज्य अपने अनुसार निर्णय ले सकते हैं। यानी कि कुछ मामलों को छोड़कर अधिकांश मामलों में राज्य अपने अनुसार निर्णय ले सकते हैं। वो कुछ मामले कौन कौन से हैं जिसमें केवल संघ ही निर्णय लेगी, राज्य का उस पर अधिकार नहीं होगा। जैसे में रक्षा, विदेश और संचार, इस पे क्या होगा, इस पे संघ का नियंत्रण होगा, इस पे राज्य नियंत्रण अपना निर्णय नहीं ले सकती है। और तो देखिए, एक लिखित संविधान अनिवार्य होता है और एक ऐसा सर्वोच्च न्यायालय अनिवार्य होता है जो संविधान के प्रावधानों की व्याख्या करे। कहने का मतलब है कि एक लिखित संविधान होगा और एक ऐसा सर्वोच्च न्यायालय होगा जो कि संविधान के प्रावधानों जो है उसकी व्याख्या करे कि क्या सही है और क्या गलत। ना तो राज्यों का विभाजन किया जा सकता है और ना ही कोई राज्य संघ से अलग हो सकता है। ठीक है, राज्यों का विभाजन भी नहीं किया जा सकता है और राज्य जो है वो संघ से अलग भी नहीं हो सकता है। ठीक है, एक आदर्श संघ का उदाहरण जो है वो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। आपको समझ में आ गया होगा संघात्मक प्रणाली किसे कहते हैं और इसके लक्षण के बारे में मैंने बता दिया। अब देखिए, अब कहते हैं कि परिसंघीय प्रणाली किसे कहते हैं। परिसंघीय प्रणाली किसे कहते हैं, तो इस प्रणाली के अंतर्गत संघ के सारे लक्षण होते हैं किंतु राज्यों को संघ तोड़ने का अधिकार होता है। उदाहरण के लिए सोवियत संघ का परिसंघ था। कहने का मतलब है कि इसके अंतर्गत परिसंघ उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत क्या होता है कि संघात्मक का लक्षण पूरा होगा, लेकिन संघात्मक में क्या होता है कि वो राज्यों के समझौते का परिणाम होता है और राज्य संघ से अलग नहीं हो सकते हैं। लेकिन परिसंघीय प्रणाली में ये होता है कि राज्य जो है उस संघ से अलग हो सकते हैं, यानी राज्य जो है संघ से टूट सकते हैं। ठीक है, एकात्मक शासन प्रणाली के अंतर्गत देखिए, एकात्मक शासन प्रणाली किसे कहते हैं। ये बहुत छोटी छोटी जो टॉपिक है ये बहुत कंफ्यूज क्रिएट करती हैं, जिसे अगर आप एक बार समझ गए तो फिर आपको बार बार समझने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा, बस मतलब ध्यान लगाइएगा और आपको समझ में आ जाएगी। एकात्मक शासन प्रणाली किसे कहते हैं, ऐसी शासन प्रणाली जिसके अंतर्गत प्रशासनिक सुविधा के लिए केंद्र सरकार के द्वारा
छोटी छोटी इकाइयां बनाई जाती हैं जिन्हें सामंत राज कहा जाता है। कहने का मतलब है कि ऐसी शासन प्रणाली जिसके अंतर्गत प्रशासनिक सुविधा के लिए केंद्र सरकार के द्वारा, मतलब प्रशासन को चलाने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा छोटी छोटी इकाइयां बनाई जाती है, जिसे सामंत राज कहा जाता है या जिसे राज भी कहा जा सकता है। ये जो है प्रशासनिक, ये पूरे राज्य में लागू होगा। आइए आगे समझाते हैं। अगर इस बात को आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको फिर से बताता हूं। देखिए इसका दूसरा लक्षण देखिए, इसमें क्या होता है कि एकात्मक प्रणाली में क्या होता है कि सभी नागरिकों के लिए एक ही नागरिकता और एक ही संविधान होता है। राज्यों की अलग से नागरिकता और अलग से संविधान नहीं होता है। ठीक है, सभी नागरिकों के लिए क्या होगा, एक ही संविधान होगा और वह नागरिक जो संविधान होगा वो राज्य में भी लागू होगा और वो संघ में भी लागू होगा। ठीक है, केंद्र सरकार के पास सभी महत्वपूर्ण शक्तियां होती हैं और वे राज्यों को उनके शक्ति के विषय में भी समय समय पर निर्देश दे सकते हैं। ठीक है, राज्य तोड़े जा सकते हैं किंतु राष्ट्र नहीं। उदाहरण के लिए ब्रिटेन। कहने का मतलब है कि केंद्र सरकार के पास सब पूरी शक्तियां होगी और वो क्या होगा कि समय समय पर राज्यों को निर्देश दे सकता है कि आप काम सही कर रहे हैं या फिर काम नहीं सही कर रहे हैं। ये होगा एकात्मक प्रणाली के लक्षण। ठीक है, अब आप कहते हैं दोस्तों कि लोकतंत्र कानून का शासन जो है, लोकतंत्र कानून का जो शासन है वो क्या होता है। तो लोकतंत्र कानून का शासन में देखिए 3 प्रकार की होती है। एक होता है विधायिका और एक होता है कार्यपालिका और एक होता है न्यायपालिका। कार्यपालिका का अंतर्गत होता है कि कानून का निर्माण करती है। विधायिका का अंतर्गत होता है कि वो कानून का निर्माण करती है। कार्यपालिका का अंतर्गत होता है कि पीएम प्लस पीएम के द्वारा मंत्रिमंडल जो होते हैं, जिसको सरकार भी कहते हैं, उनका काम होता है कि कानून को लागू करना। और न्यायपालिका का काम होता है कि उचित क्रियान्वयन करना, माने ये काम सही से कर रहे हैं कि नहीं इसकी देख रेखाव करना। ठीक है, विधायिका के द्वारा क्या होता है दोस्तों, विधायिका जो होती है केंद्र में होती है और राज्य में होती है। केंद्र में विधायिका को क्या कहते हैं, लोकसभा और राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति होता है। और राज्य में क्या होता है, विधायिका में एक होता है कि विधान परिषद और एक होता है विधानसभा। कहीं कहीं विधान परिषद नहीं होता है क्योंकि ये अनिवार्य नहीं है कि हर जगह विधान परिषद हो, लेकिन विधानसभा जरूर होता है। और यहाँ पे जो राष्ट्रपति का काम होता है राज्य में, वही राज्यपाल का काम होता है। ठीक है, अब कार्यपालिका किसे कहते हैं, देखिए कार्यपालिका के अंदर केंद्र में कौन कार्यपालिका है और राज्य में कौन कौन से कार्यपालिका है। केंद्र में कौन कार्यपालिका है, तो राष्ट्रपति जो कि नाम मात्र का प्रमुख है, उपराष्ट्रपति, पीएम प्लस मंत्रिमंडल, महान्यायाधीश, कैग, ये जो होते हैं जो कि केंद्र में कार्यपालिका का काम करते हैं, जो कि कानून को लागू करते हैं। और राज्य में क्या होता है, गवर्नर, सीएम प्लस सीएम के द्वारा जो मंत्री होते हैं वो, और महाधिवक्ता, ये होता है राज्य में जो कानून को लागू करते हैं। न्यायपालिका एक ही होती है, सबसे ऊपर होती है पूरे भारतवर्ष में, या एक ही होती है, अलग से नहीं होती है। सबसे ऊपर होता है सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे होता है हाई कोर्ट और सबसे नीचे होता है लोअर कोर्ट। ये राज्य में और ये संघ में अलग अलग नहीं होती है, ये राज्य और संघ में एक ही होती है। ठीक है, अब भारत की शासन प्रणाली कैसी है, भारत की शासन प्रणाली कैसी है, आखिर में जो भारत में हमारी जो शासन प्रणाली है आखिर में वो कैसी है। भारत में संघात्मक और एकात्मक दोनों ही शासन प्रणाली के लक्षण को अपनाया गया है। ठीक है, भारत में जो है शासन प्रणाली के संघात्मक और एकात्मक दोनों लक्षण को अपनाया गया है। और संघात्मक और एकात्मक लक्षण किसे कहते हैं, ये मैंने आपको वीडियो में बता दिया है। संघात्मक लक्षण यहाँ का भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि संघात्मक लक्षण का आखिर में कैसे कहते हैं। इसमें क्या होता है कि शक्तियों का विभाजन होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें शक्तियों का विभाजन होता है और एक लिखित संविधान भी अनिवार्य होता है जो कि इसकी
व्याख्या कर सके कि ये काम सही से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ऐसे सर्वोच्च न्यायालय की उपस्थिति जो केंद्र और राज्य में मध्य विवादों को सुलझाता है, और एक केंद्र सरकार अनिवार्य होता है जो कि केंद्र और राज्य के बीच जो विवाद हो गया उसको सुलझा सके। भारत के केंद्रीय विधायिका के दूसरे सदन के रूप में राज्य सरकार की उपस्थिति होती है। ठीक है, आप देखिए एकात्मक शासन के गुण क्या होते हैं, जो कि मैंने आपको बताया, थोड़ा सा गुण उसका भी देख लीजिए। एकल संविधान होगा, एकल नागरिकता होगी, राज्यों के विभाजन का प्रावधान है किंतु देश अविभाज्य है। राज्य को विभाजन का प्रावधान है किंतु देश को अविभाज्य है। आपातकालीन प्रावधान है, यानी आपातकालीन जो प्रावधान होगी वो अगर केंद्र सरकार लागू करता है तो वो राज्य में भी लागू हो जाएगा। राज्यों के संवैधानिक प्रमुख के रूप में केंद्र सरकार जो कि राष्ट्रपति द्वारा गवर्नर की नियुक्ति होती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा कि मैं आपको क्या समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और तो और आप अगर बेसिक से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो को स्लो मोशन में करके या रिपीट करके देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। और नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। और आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए और मैं हर एक चीज को मैं कवर कराऊंगा, चाहे वो पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, सोशल जस्टिस हो, चाहे कुछ भी चीज हो, मैं कोई भी चीज को छोड़ूंगा नहीं दोस्तों। तो आप मेरे साथ बने रहिए और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।